आइए आज हम समझते हैं कि भारत में सिकंदर की क्या स्थिति रही और सिकंदर भारत में कब आया। अगर हम बात करें सिकंदर की, तो सिकंदर से पहले यानी कि सिकंदर के हमला करने से पहले भारत में 2 हमले हो चुके थे, यानी कि भारत में विदेशी हमले 2 हो चुके थे। अगर हम बात करें कि सबसे पहला हमला किसने किया था, तो वह हमला किया था साइरस प्रथम ने। यानी कि साइरस प्रथम जो था वह ईरान का राजा था। कहाँ का राजा था? वह ईरान का राजा था और वह हखमनी वंश का था। तो क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि भारत में सबसे पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो ईरानियों के द्वारा। और ईरान का राजा कौन था? तो साइरस प्रथम। यह किस वंश का था? हखमनी वंश का। इतना शायद आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये जो साइरस प्रथम है यह असफल रहा, मतलब कि इसकी जो नीति थी, इसकी नीति ही इसको एकदम ले डूबी, क्योंकि इसकी नीति उतनी कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि भारत की जो भूमि है वह देवों की भूमि है और भारत में हमेशा यानी कि मानसून हमेशा हर राज्य में या फिर हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं रहता है। तो इसकी जो सेना थी वह अपने देश के मानसून के लिए ढली हुई थी, तो वह भारत के मानसून के सामने टिक नहीं पाई और भारत पे आक्रमण करने में असफल हो गई। तो एक यूनान का व्यक्ति था, यानी कि एक यूनान का क्या क्या था? राजा था। उसका नाम था डायरस प्रथम या फिर दारा प्रथम। यह दोनों इसी का नाम है ना। तो यह सफल हो गया। क्या हो गया? ये सफल हो गया। तो अगर पूछे कि भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण कब हुआ था, तो डायरस प्रथम के द्वारा या फिर दारा प्रथम के द्वारा किया गया। अब अगर हम बात करें कि भारत में सिकंदर कब आया, तो भारत में सिकंदर आया था 326 बीसी में, यानी कि 326 ईसा पूर्व भारत में सिकंदर आ गया था। ठीक है। तो भारत में जब सिकंदर आया ना, तो भारत देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दो भारत से एकदम सिकंदर से कि भारत पर सिकंदर विजय प्राप्त करने में कामयाब रहा कि नहीं, तो नहीं रहा। लेकिन अगर अखंड भारत पर पूछा है कि भारत सिकंदर जो है वो अखंड भारत पर विजय प्राप्त करने में कामयाब रहा कि नहीं, तो हाँ कामयाब रहा, क्योंकि ये भारत के 2 क्षेत्रों को जीत चुका था। हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में 16 महाजन पदों के बारे में। तो 16 महाजन पदों में एक था तक्षशिला, आप लोगों को शायद याद होगा तक्षशिला। तो यहाँ का राजा जो था ना, यह था आम्बिक। कौन था? आम्बिक था। और थोड़ा सा हम और यानी कि अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यानी कि सिकंदर जो था वो इस क्षेत्र से आया था, मतलब कि यहाँ से प्रवेश किया था। तो तक्षशिला यहाँ पे है, तो यहाँ पे का जो राजा था वो आम्बिक था और यहाँ पे जो राज्य है हमारा पंजाब है, तो पंजाब का राजा पोरस था। तो सिकंदर जब आया 326 ईस्वी में, तो सबसे पहले आम्बिक पर हमला किया। और आम्बिक चूंकि एक बहुत ही निठल्ला किस्म का राजा था, वो उसको महिलाओं से इतना लगाव था जितना कि चुंबक को लोहा से होता है। और आम्बिक सिकंदर से डर करके तक्षशिला ने सिकंदर को यानी कि समर्पित कर दिया। तो आम्बिक तो यहाँ पे डर चुका था और आम्बिक जब डर गया तो ये आम्बिक जो है वो सिकंदर से बोला कि आप थोड़ा सा ना और आगे बढ़िए, मतलब कि अगर आपका सपना है विजय यानी कि दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करने की, तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए। और यहाँ पे ना पंजाब का राजा पोरस है जो कि बहुत ही बलशाली है ना, यह बहुत बलशाली था, यानी कि इतना बलशाली था कि यह अकेले सिकंदर को मात दे सकता था। लेकिन इसकी यानी कि इसी के सेना ने कोई विश्वासघात कर दिया। अब जो आम्बिक है यह पोरस की सेना में घुस करके आम्बिक की सारी पोरस की सारी लीगल इंफॉर्मेशन सिकंदर के पास पहुंचाने लगा और सिकंदर एक अच्छा मौका देख करके इस वाले क्षेत्र पे हमला कर दिया। तो सिकंदर जो है वह तक्षशिला पर और पंजाब पर ना विजय प्राप्त कर चुका था। तो अब बताइए, तो भारत पर प्राप्त किया कि नहीं? प्राप्त किया ना, लेकिन ये अखंड भारत पर विजय प्राप्त किया था, भारत पे नहीं प्राप्त किया। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए यहाँ पे दो गया। अब इसका सपना एक और था कि हम और बने कि पूरा विश्व को जीते। तो इसके एक और आगे एक राज्य था मगध, जिसका आप लोग नाम सुने होंगे या फिर हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था मगध के बारे में। यानी कि मगध का राजा था वह धनानंद था। अब धनानंद जो था यह भी महिलाओं से इतना लगाव रखता था जितना कि ना चुंबक और लोहे से जितना लगाव रहता है, मतलब कि ये साला सब पिटाया लड़की के चक्कर में। आम्बिको यानी कि अपना राज्य पूरा गंवा दिया, धनानंदो अपना पूरा राज्य गंवा दिया। यानी कि भारत में जितना भी सब एक्टिविटी हुई है, यानी कि भारत जितना भी गुलाम हुआ सब महिलाओं के चक्कर में हुआ है ना। तब वो सब सलाह समझता नहीं है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको हमको लेना है और किसको छोड़ना है, ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। और धनानंद भी जो था वो एक बहुत ही क्रूर राजा था, यानी कि इतना इसके राज्य में इतना सख्त नियम था कि आप इसको मात नहीं दे सकते हैं। लेकिन यह आंतरिक रूप से कमजोर था, यानी कि इसकी सेना में उतना बल नहीं था जितना कि होना चाहिए था। ठीक। अब देखिए सबसे पहले सिकंदर कहाँ आया था? आम्बिक पर हमला किया
उसके बाद पोरस पर हमला किया। तो पोरस पर हमला जब किया तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर भारत के किस राजा से प्रभावित हुआ? तो पोरस से, क्योंकि पोरस बहुत बलशाली था। पोरस क्या था? बहुत बलशाली था, ठीक है। और इसी बल से प्रभावित होकर के सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस को राखी बांध दिया ना, राखी बांध दी। तो सिकंदर का और पोरस का जो रिश्ता हो गया वह सार बहनोई का हो गया। तो यहाँ से ना पोरस, आम्रिक और सिकंदर तीनों मिलकर के मगध पर हमला करने की तैयारी बनाते हैं। थोड़ा सा हम आप आइए ना इसके थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिकंदर भारत में कब आया था? 326 बीसी में। जब यह आया तो दो जगह हमला किया था। कहाँ पे? आम्बिक पे और पोरस पे। तो पोरस के बीच में और सिकंदर के बीच में जब युद्ध हुआ तो इसी युद्ध को ना इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइडे स्पीज का युद्ध। हाइडे स्पीज का युद्ध। ये क्वेश्चन पूछता है कि हाइडे स्पीज का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। और यह जो युद्ध हुई थी वह झेलम नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था 326 बीसी में। ठीक, अगर हम बात करें कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था और ये कहाँ का था सिकंदर? तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था ना, और फिलिप जो था वह मकदूनिया का राजा था। और मकदूनिया का राजा यह कब बना? 359 बीसी में बन गया था, ठीक है। एंड राजा जब बन गया तो कुछ समय के बाद में इसकी हत्या कर दी गई। इसकी हत्या 306। तो उस समय सिकंदर केवल 20 साल का था और 20 साल में ही सिकंदर मकदूनिया की गद्दी पर बैठा। और मकदूनिया कहाँ है भैया? तो तुर्की के आसपास है, जो कि यूनान क्षेत्र में पड़ता है ना। तो 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर ने गद्दी पर बैठ गया। तो इसके जो गुरु थे सिकंदर के वह अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। तो यह अरस्तु की सहायता लेकर, यानी कि अरस्तु जो गुरु थे इनको प्रणाम करके आगे बढ़ा और इनसे आशीर्वाद लिया कि गुरुदेव हमको एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि हम पूरी दुनिया पर अपना राज जमा सके। तो इसके गुरु ने इसका सपोर्ट किया और सिकंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो अब क्या हुआ? तो यहाँ पे जब तक्षशिला जो है ना, तक्षशिला के राजा कौन थे बताइए? आम्बिक थे ना। तो तक्षशिला में एक व्यक्ति थे गुड़ी, जो कि हम शुरू में पढ़ चुके हैं। तो गुड़ी के पुत्र कौन थे? चाणक्य। अब जब चाणक्य जो ये हैं तो चाणक्य को ही कहा जाता है विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य ना। आप लोग याद रखिएगा। पूछता है कि विष्णुगुप्त किसका उपनाम है? तो चाणक्य का। ठीक, अब देखिए चाणक्य जो है ये गए मगध में। कहाँ गए? मगध में, यानी कि तक्षशिला से जब ये सिकंदर जब जीत के आगे बढ़ रहा था तो चाणक्य क्योंकि भविष्य को जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसीलिए चाणक्य जो है मगध के राजा के पास मिलने के लिए गए। किसके पास? धनानंद के पास मिलने के लिए गए। अब जब यहाँ पे गए ये धनानंद के पास जब मिलने के लिए गए तो धनानंद क्या किया? यह नाच देख रहा था और मदिरा पी रहा था, मतलब कि दारू पी करके नाच देख रहा था ना, और यह नशे में धुत था। तो मगध के जब राजा के पास चाणक्य गए तो वहां पे इनकी घोर बेइज्जती कर दी गई। अब चाणक्य का प्रस्ताव ये था कि देखिए आप अपने राज्य को संभाल लीजिए, क्योंकि सिकंदर आपके राज्य पे हमला करने वाला है और वह कब आप पे अटैक कर देगा और कब गुलाम बन जाएगा या किसी को नहीं पता है, इसीलिए आप हमला कीजिए। एंड यहाँ पे धनानंद नहीं माना और चाणक्य की जो सीखा थी, यानी कि उनकी चोटी को खोल करके पूरा उनको बेइज्जती करके फेंक दिया राज्य के बाहर, यानी कि दरबार के बाहर फेंकवा दिया। और वहीं पे चाणक्य ने कसम खाया कि जब तक हम धनानंद को उसके शासक यानी कि उसके पद से हटवा नहीं देते हैं तब तक हम अपनी चोटी को नहीं बांधेंगे ना। और यहीं से चाणक्य के जो शिष्य था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ना ये धनानंद को उसके पद से हटाए। और सिकंदर का साथ सिकंदर के दो सेनापति ने दिया था। किसने ये दिया था? तो सिकंदर के साथ सिकंदर के दो सेनापतियों ने दिया था। इसके पहले सेनापति जो था वो सेलुकस था। कौन था? सेलुकस निकेटर, यानी कि सेलुकस निकेटर इसके प्रथम सेनापति का नाम था, जो कि थल सेनापति था। कौन? यानी ये देखिए सेलुकस निकेटर या थल सेनापति था, जो कि सिकंदर के विजय अभियान में यह इसके साथ खड़ा था। और इसके हम जल सेना की बात करें, यानी कि इसका जल सेनापति कौन था? तो वह नियारकस था। कौन था? तो नियारकस था। और थोड़ा सा हम इसके और आगे बढ़े तो हम जानते हैं, तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि भारत में जब सिकंदर आया था तो वह ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम पे ब्यास नदी पे एक बहुत ही अंधविश्वास न फैला दिया गया था। हम आगे जानने वाले हैं उसके बारे में। तब तक आप लोग यह जानिए कि भारत में जब सिकंदर आया तो उसकी जो सेना थी वह ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी। और सिकंदर इसके वजह से 325 बीसी में भारत से लौट गया। और जब लौट रहा था भारत, तो सिकंदर जब पैदल चल रहा था
तो पैदल जब चल रहा था तो सिकंदर जब भारत से जब लौटा 325 ईस्वी में, तो वह 33 वर्ष की अवस्था में, कब 33 वर्ष की अवस्था में इराक के बेबीलोन शहर में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? इराक के बेबीलोन, बेबीलोन एक जगह का नाम है ना, यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। बेबीलोन शहर में इसकी मृत्यु। बेबीलोन कहाँ है? तो इराक में है। इसके घोड़े का नाम था बाउकेला, यानी कि बाउकेफला इसके घोड़े का नाम था। और झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने बाउकेफला नाम से एक शहर बसाया था ना, और वह शहर अभी भी है। तो क्वेश्चन पूछता है ऐसे, मतलब कि बहुत ही रेयर केस में, कि बाउकेफला नगर किसके द्वारा बसाया गया है? तो सिकंदर के द्वारा। और ये हम डायग्राम से समझते हैं। अगर हम बात करें तो भारत, चूंकि ये वाला हमारा भारत है, ये वाला, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ऐसे ना, इसको थोड़ा सा और ऐसे, यानी कि ऐसे, ठीक। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया समुद्री भाग, ये पूरा हिमालय है ना। यहाँ पे तक्षशिला था जहाँ का राजा था आम्बिक, और यहाँ पे पंजाब था जहाँ का राजा था पोरस। तो सिकंदर जब आया 326 बीसी में, तो सबसे पहले हमला किस पे किया था? आम्बिक पे। और आम्बिक डर करके अपना आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर के सामने। तो जब आत्मसमर्पण किया तो आम्बिक बोला सिकंदर से कि आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, और वहां पे पंजाब का राजा एक पोरस है, आप उस पर हमला क्यों नहीं करते हैं? आपको और विजय प्राप्त मिलेगी ताकि आप पूरे विश्व को जीत सकते हैं। तो सिकंदर इसकी समर्थता से खुश हुआ और इसकी समर्थता से पोरस पे हमला किया, और पोरस पर भी अपना विजय प्राप्त कर लिया। अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहता था, तो यहाँ पे एक राजा था मगध। कौन राजा था? मगध। और मगध का राजा जो था वह धनानंद था, और धनानंद भी एकदम क्रूर राजा था। यानी कि यह इतना क्रूर था कि वो अपने राज्य में इतनी कड़ी प्रतिबंध लगाया था कि जिससे जनता को बहुत नुकसान हो। लेकिन इसकी राज्य में कुछ खास नहीं था ना, मतलब कि यह बहुत ही डरपोक किस्म का था, लेकिन क्रूर दिखा रहा था कि हम क्रूर नहीं है, मतलब कि हमें बल है, दिखा रहा था, लेकिन इसमें बल तनिक भी नहीं थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जब उसकी गद्दी पर बैठे, यानी किसके गद्दी पे? तो धनानंद की गद्दी पर जब चंद्रगुप्त मौर्य जब बैठ गए ना, तो इससे पहले का एक क्वेश्चन बहुत ही खास है, वो बहुत पूछता है कि सिकंदर जब भारत में आया था तो यह किसके समकालीन था? मतलब कि सिकंदर जब भारत में आया उस टाइम पे भारत का राजा कौन कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले तो आम्बिक था ना, यानी कि सिकंदर आम्बिक का समकालीन था ना। उसके बाद पोरस का समकालीन था। उसके बाद धनानंद का समकालीन था। किसका समकालीन था? तो धनानंद का समकालीन था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन धनानंद से ही पूछता है, क्योंकि पोरस और आम्बिक को उसने गुलाम बना लिया था, लेकिन वह अभी तक मगध को अपना गुलाम नहीं बना पाया था, क्योंकि बीच में पड़ती है ब्यास नदी, और ब्यास नदी को वह पार नहीं कर पाए, और ब्यास नदी के पीछे से ही सिकंदर की पूरी सेना वापस लौट गई। तो यहाँ से होती है पूरी सिकंदर की सेवा समाप्त। एंड सिकंदर भारत में 326 में आया, 25 में लौट गया, 23 में उसकी मृत्यु हुई, 33 साल तक जिया। 20 वर्ष की अवस्था में उसने राजगद्दी पर बैठा, और सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। बेबीलोन कहाँ है? तो इराक में है। और सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो सिकंदर के घोड़े का नाम था बाउकेफला, और उसके दो सैनिक थे। एक का नाम था नियाकस, जो कि जल सेना था, एंड थल सेना का नाम था सेलुकस निकेटर। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तब तक आप लोग एक लीजिए क्या, इसका स्क्रीनशॉट। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।